चलो आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, आइसोटोप आइसोबार तो ये आपको पहले से आते होंगे, है ना, छोटी क्लासों में भी आप पढ़ ही लेते हो। तो बताओ आइसोटोप क्या होते हैं। हाँ हाँ, जो बताओगे बिल्कुल सही बताओगे, हमें मालूम है। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। तो बस एक ही एक बात याद रखना, आइसोटोप में क्या होता है, सेम। तो बताओ क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर। पक्की बात है, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर है, एक बात याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, यहां नीचे क्या लिखा जाता है, बताओ बेटा, Z। ये क्या है, ये Z है ना, और ये क्या है, ये A है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, Z है, और ये क्या लिखा, A। अच्छा ये बताओ क्या बेटा, Z और ये क्या है, A। क्लियर है। तो अच्छा हमने आपको क्या पढ़ाया कि बताओ आइसोटोप क्या कौन हो लोग होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। बताओ एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। क्लियर है। अच्छा यहां तक तो हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, है ना, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, वही हमें मालूम नहीं था। यहां तक तो मालूम था, यहां तक तो आइसोटोप के विषय में जानकारी थी। क्लियर है। अच्छा चलो बेटा पहले इसको लिख लो, फिर यहां कुछ हम और एग्जाम्पल आपको लिखा रहे हैं, वो लिखो। लिखो, यहां पे हम आपको दो एग्जाम्पल लिखाएंगे जिनके लिए थोड़ी सी जगह रखना। और एक बात समझ लो, यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि आपके पास इतनी ही जगह है, बाकी फिर आगे दूसरी चीज आ गई, है ना। चलो अच्छा दूसरा एग्जाम्पल एक और लिखो जरा। अच्छा ये देखो क्या लिखा है, बताओ ये आपस में क्या है, ये सब क्या लिखे हैं, आइसोटोप, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। अच्छा ये एग्जाम्पल देखो, ये आपस में तीनों क्या है, आइसोटोप, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, सबके सेम। क्लियर है। हाँ, यहां तक तो हम लोग जान गए, आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखो, अच्छा बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते, तो आप बोलोगे तीन। जैसे यहां क्लोरीन के हमने कितने कार्बन के कितने आइसोटोप लिखे हैं, एक दो तीन। ऑक्सीजन के हमने कितने आइसोटोप लिखे हैं, एक दो तीन। वैसे ही हाइड्रोजन के हमने कितने आइसोटोप लिखे हैं, एक दो तीन। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं, एक है 1H1, एक है 1S2, और एक है 1H3। अच्छा इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है, ड्यूटीरियम। इसका नाम क्या होता है, ट्राइटियम। जरा इनको ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा पहला ये बताओ ये क्या है, बताओ बेटा ये क्या है, प्रोटियम। अच्छा ये क्या है, ड्यूटीरियम। अच्छा ये क्या है, ट्राइटियम, है ना। अब एक और बात समझना, ठीक है, यहां पे एक बात लिखना, एक बात लिखना इसके लिए और एक बात लिखना इसके लिए, है ना। अच्छा इसके लिए ऐसे लिखना, इसके लिए ऐसे लिखना, ठीक है। तो 1H2 के लिए लिखो, लिखो ब्रैकेट में लगा के 1H2, है ना। 1H2 वो, अच्छा 1H2 को किससे लिखा गया है, ये क्या है, ड्यूटीरियम, है ना। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, हीलियम। ना 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 ना, क्या बोलते हैं, अच्छा बताओ। वेरी गुड, हैवी हाइड्रोजन है। आप पढ़ते नहीं हैवी, क्या कौन सा वाटर, हैवी वाटर पढ़ते, हैवी वाटर। फार्मूला क्या होता है, D2O, और नॉर्मल वाटर क्या होता है, H2O। तो D2O क्या बोले आप, हैवी वाटर, क्या बोले, हैवी वाटर। स्पेलिंग फॉर्मूला क्या होता है, D2O।
तो इसका मतलब बना ये किससे? हैवी हाइड्रोजन यानी ड्यूटीरियम से। तो इसको लिखो, इसको लिखो, हैवी हाइड्रोजन। 1s2 को लिखो हैवी हाइड्रोजन। 1s3 के नीचे लिखो रेडियो एक्टिव। अब आगे यहां इनके आगे लिखना है, आगे जगह है ना, पक्की बात जगह होगी। अब आप देखो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, बस इसकी 3 बातें देखो बेटा, इसकी 3 बातें हमें जाननी है, इसकी 3 बातें हमको जाननी है, और इसकी भी 3 बातें हमको जाननी है। बस इतना और लिख लो धीरे से। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा इसके पास इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके पास प्रोटॉन बताओ, इसके पास न्यूट्रॉन बताओ। इसके पास इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। ये देखो, यानी प्रोटियम के अंदर, ड्यूटीरियम के अंदर और ट्राइटियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये बताओ। 3 बातें। यहीं से सवाल आपके सारे समाप्त। अच्छा तुम लोग थोड़ा कोशिश किया करो जल्दी आने का, है ना, विलंब ना किया करो। अच्छा एक बात बताओ, हमने इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा है? यदि न्यूट्रल एटम है तो जो जेड है वही इलेक्ट्रॉन है। इसका अच्छा जेड कितना है? 1 है ना, तो इसके पास अच्छा बताओ जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रल हो तब, क्लियर है। अच्छा प्रोटॉन ऑलवेज किसके बराबर होते हैं? जेड के, तो प्रोटॉन कितना है? 1। अरे देखो यही तो है जेड, क्लियर है। अच्छा न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला हमने याद किया, A माइनस जेड। अच्छा इसका A कितना है? 1। जेड कितना है? 1। आंसर क्या आ गया? हाँ आंसर आ गया, आंसर आ गया 0। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? जेड के बराबर, बिकॉज ये कैसा है? न्यूट्रल। तो इसके पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अच्छा प्रोटॉन भी जेड के बराबर कितना है? 1। अच्छा A माइनस जेड, A इसका है 2, जेड है 1, आंसर आ गया 1। क्लियर है? अब यहां आ जाओ, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? जेड के, तो जेड इसका कितना है? 1। प्रोटॉन भी जेड के बराबर, वो भी कितना? 1। और A माइनस जेड, इसका A है 3 और जेड है 1, आंसर आ गया 2। अच्छा आपने देखो एक फर्क आपको समझ में आया होगा, तीनों आइसोटोप में सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज डिफरेंट है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आज के बाद एक नई डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर होता है सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं डिफरेंट। यही बात तुम्हें नहीं मालूम थी, पहले वाली बात मालूम थी। क्लियर है? आज के बाद डेफिनेशन आपकी आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे लोग जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ऐसे लोगों को आइसोटोप कहते हैं। क्लियर है? सब में निकालोगे, सब में यही आएगा, हमने इनमें से एक एग्जांपल लेके यहां लगा दिया। क्लियर है? अच्छा बताओ हाइड्रोजन के कितने रूप हैं? 3। अच्छा तीनों रूपों के नाम बताओ। हाइड्रोजन के 3 रूप बताओ, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। अच्छा इसमें बात बताओ, हैवी हाइड्रोजन कौन है? ड्यूटीरियम, है ना। अच्छा कौन ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है? कौन सा है? ट्राइटियम। क्लियर है? अच्छा यदि ये रेडियो एक्टिव है तो पक्की बात है ये अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकाल रहा होगा, है ना। तो चलो अच्छा आगे कुछ बातें लिख लेते हैं। और ये कौन से पार्टिकल को ड्यूटेरियम एमिट करता है? बीटा पार्टिकल्स, है ना। चलो आगे कर, अभी इसको अभी आगे पढ़ाना है तो वहां पे सारी बातें इसकी बताएंगे। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, आपको आइसोटोप की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? आइसोटोप कौन लोग होते हैं? आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो या जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? आइसोटोप। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आगे आगे बढ़ा जाए। आप देखो यहां देखो लिखा है आइसोटोप हैव सेम। आइसोटोप में क्या सेम होता है ना। तो जरा ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर सेम होता है, याद कर लो, यही सब सवाल हैं। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं,
पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम होता है, और एक पांचवा लिख लो, एक पांचवा लिखो बेटा, लिखो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। यहां पे लिख लो। अब आपको आइसोटोप में क्या क्या सेम होती, वो 5 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अरे जब सबका जेड सेम है, हाँ, जब सबका जेड सेम है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा कि नहीं, हाँ या ना, क्लियर हुई बात। अच्छा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो पक्की बात है वो सेम ग्रुप और सेम पीरियड से भी बिलोंग कर रहा होगा, जब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम। तो क्या आपको ये और ये बात समझ में नहीं आ गई, ये और ये दोनों बातें क्लियर हुई। अच्छा ये याद रखना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम, है ना, और उसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, सेम। अच्छा बताओ आइसोटोप की कौन सी वो 5 बातें हैं जो सेम होती हैं, अब इनको याद करो। 5 बातें कौन सी हैं जो सेम होती हैं, एटॉमिक नंबर सेम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, है ना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, न्यूक्लियर चार्ज सेम। और बेटा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इनसे 5 से ज्यादा आइसोटोप में सवाल सेम में पूछ नहीं सकता, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में यही 5 बातें हैं। क्लियर है, इससे ज्यादा कोई सवाल पॉसिबल ही नहीं आइसोटोप का। क्लियर है। अब दूसरी बात बताओ, आइसोटोप में क्या क्या डिफरेंट होता है। अब देखो क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, याद है। अच्छा बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि आपको निकाल के दिखाए हैं अलग अलग। क्लियर है। अच्छा आप बताओ आइसोटोप में कौन सी 5 बातें सेम और कौन सी 4 बातें डिफरेंट, यही बातें याद कर लो, बस यही सब सवाल खत्म। तो देखो सबसे पहले हम लोग सेम वाली 5 बातें करते हैं, एटॉमिक नंबर सेम, है ना। अच्छा दूसरी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम, न्यूक्लियर चार्ज सेम। अब डिफरेंट वाली 4 बातें। अच्छा बताओ पहली बात कौन, मास नंबर डिफरेंट, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट। क्लियर है। तो बताओ आपको आइसोटोप क्लियर हो गया। आइसोटोप में देखो ये वाली बात तो हमें पहले से जमाने से पता होती है, आज पता क्या चली कि अरे इसके अलावा बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। हमने तो बस सेम में बस एटॉमिक नंबर सेम होता है ये पढ़ के हम आए थे, लेकिन और बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, है ना। तो बताओ किसी से आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसे 2 लोग हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बताओ ये आइसोटोप है कि आइसोबार है, आइसोटोप है, क्योंकि हमने याद नहीं किया है। चाहे पूछ ले ऐसे 2 लोग जिनका एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, आइसोटोप, है ना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल सेम, आइसोटोप, न्यूक्लियर चार्ज सेम, आइसोटोप, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, आइसोटोप। क्लियर है। चलो आगे। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे आप बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही देखो एक ही इंसान के कितने रूप हैं, 3, एक ही इंसान के कितने रूप हैं, 3, एक ही है तो सब कार्बन ही ना, लेकिन सबका क्या है, एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग। तो कार्बन के ही 3 लोग हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग। एक ही इंसान के कितने रूप हैं, 3 रूप। क्लियर है। अच्छा और एक बात यहां पे नोट करके लिख लो, कहीं पे नोट करके यहीं पे कहीं एक बात लिख लो, यहां थोड़ी जगह बची हो, लिखो हाइड्रोजन, नोट करके यहीं लिखना, यहीं लिख लो, यहां होगी ना जगह थोड़ी सी, लिखो, या कहीं जहां हो लिखो हाइड्रोजन एंड प्रोटियम डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बताओ हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1 होता है हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन और प्रोटियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन क्या होता है, एब्सेंट। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। बताओ कौन से लोग हैं जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, एक हाइड्रोजन और एक
प्रोटियम। क्लियर है? तो ये बात याद रखना बेटा हमेशा। अब आगे आ जाओ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां जरा ध्यान से देखो, सबके एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग, लेकिन इंसान एक ही है। इंसान एक ही है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग। तो अब यदि एक ही इंसान के 3 एटॉमिक मास हो और हमको एक एटॉमिक मास चाहिए, तो हम कौन सा वाला एटॉमिक मास निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक घर में 5 लोग नौकरी करते हैं, किसी की सैलरी 50,000, किसी की 60,000, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, और हमको 5 आदमियों की एवरेज इनकम पता करनी है। तो हम क्या करेंगे? सबकी इनकम जोड़ देंगे, फिर जितने लोग नौकरी कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर व्यक्ति या पर पर्सन क्या हो जाएगी? एवरेज सैलरी हमको मालूम हो जाएगी। वैसे ही जब एक ही इंसान के अलग अलग एटॉमिक मास हैं और हमें इसका एटॉमिक मास मालूम करना है, तो हम कौन सा वाला मालूम करेंगे? एवरेज, है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखो, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। क्लियर है? अच्छा अब हमने कहा, देखो ये लाइन पढ़ना, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप। बताओ, यदि हमको एटॉमिक मास किसी एक एलिमेंट का जानना है जिसके आइसोटोप हैं एक से ज्यादा, और उसका हमें एटॉमिक मास जानना है, तो हम उसका एटॉमिक मास का क्या लेंगे? अलग अलग आइसोटोपों को एवरेज। क्लियर है? मान लो इफ एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटोप, मान लो 3 आइसोटोप हैं, कौन सा? एक Y1, Y2, Y3, ये मान लो 3 आइसोटोप हैं। क्लियर है? एंड देयर आइसोटोपिक वेट, इनके आइसोटोपिक वेट कितना है? W1, W2, W3। क्लियर? या आपको W से नहीं याद हो तो A1, A2, A3, किसे ज्यादा याद रहेगा? A1, A2, A3, बताओ। तो इसको कर लो, A1, A2, A3, है ना? एटॉमिक मास क्या हो गए? A1, A2 और A3। एंड देयर परसेंटेज, है ना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ अकरेंस इन द नेचर x1 है, x2 है, x3 है रिस्पेक्टिवली, देन द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तो यहां पे लिखो एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, और प्लस और भी दिए हो तो और जोड़ लेना, अपान x1 प्लस x2 प्लस x3। ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का एक हमने फार्मूला तैयार कर लिया। बहुत ज्यादा बेटा बढ़ा बढ़ा के ना लिखना, इसमें एक क्वेश्चन भी करना है इसी के अंदर। क्लियर है? चलो इसके नीचे एक बेटा सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, आराम से लिखना, उसको नीचे सॉल्व भी करना है। लिखो,
लिखो क्लोरीन Cl, लिखो क्लोरीन एग्जिस्ट in nature chlorine exists in nature in form of two isotopes, that is ब्रैकेट में क्या लिखोगे 17Cl35 कॉमा 17Cl37। ये क्लोरीन के दो आइसोटोपिक फॉर्म है। क्लियर है? फुल स्टॉप। इफ रेशियो ऑफ देयर अकरेंस is 3:1, यदि इनके मौजूद होने का रेशियो क्या है? अकरेंस का मतलब क्या होता है? होना। समझ में आ गया? इनकी अकरेंस क्या है? 3:1। यानी यदि तीन अनुपात ये पाया जाता है तो 1 अनुपात में ये पाया जाएगा। इनकी अकरेंस क्या है? 3:1, है ना? अकरेंस क्या है? 3:1। फुल स्टॉप। देन फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। देन फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट। देन फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट। देन फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। अच्छा, एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, क्या हमको A1 और A2 मालूम नहीं है ना? अच्छा, और दूसरी बात, इसका x क्या है? 3 और इसका x क्या है? 1। लगा दो फार्मूला क्या होगा एवरेज एटॉमिक वेट का? एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला क्या होगा बताओ? A1x1 प्लस A2x2 अपान x1 प्लस x2। अच्छा, A1 कितना है? 35। x1 कितना है बताओ बेटा? 3 प्लस A2 क्या है? 37 इंटू x2 क्या है? 1 अपान x1 प्लस x2 3 प्लस 1। अब भैया आंसर बता दो, सारे लोग जोड़ घटाना करके है कितना आया? 35.2। सब लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे बेटा। 35.5 आना चाहिए, है ना? हाँ ठीक। और आप क्लोरीन का जानते ही हो, बताओ कितना होता है? 30.5 35.5। आप जब सवाल लगाते हो तो यही तो एटॉमिक मास रखते हो, है ना? तो इसका मतलब वो वाला कौन सा एटॉमिक वेट है? एवरेज, जो हम क्वेश्चनों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लोरीन कितना है? 35.5। तो वो कौन सा वाला है? एवरेज एटॉमिक वेट, है ना? अच्छा, इसके दो रियल आइसोटोप कौन कौन से है? 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। इन दोनों का एवरेज लेते हैं तो वो हमारा इतना आता है, ये। क्लियर है? और इसी का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? क्वेश्चंस में। क्लियर है? अच्छा बताओ, आपको ये पूरा आइसोटोप समझ में आया? अब यहां से हमारा देखो आइसोटोप खत्म हो सकता है। आइसोटोप में बस यही एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। अच्छा, कभी कभी एक और सवाल बनता है, कभी कभी वहां देखो यहां x क्या क्या है, या तो x आपको परसेंटेज में देगा, सवाल में किस में दे सकता है कि वो बोल देगा कि बताओ ये बोल देगा 3% ये है, क्या बोलेगा? मान लो किसको बोलेगा? ये 3% है, ये 1% है, ऐसे बोल सकता है। क्लियर है? या तो ये परसेंट में दिए जाएंगे, या तो इनको प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कह के दिया जाएगा, या तो इसको प्रोबेबिलिटी कह के दिया जाएगा, या तो इसको रेशियो कह के दिया जाएगा। ये देखो हमने रेशियो वाला एक सवाल लगाया है।
है ना। इनका क्या रेशियो है, 3:1, ये रेशियो ही तो है ना। 3:1 का मतलब क्या है, यदि ये पाया जा रहा है 3 तो ये पाया जा रहा है 1, तो ये रेशियो ही तो है। क्लियर है। तो x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, परसेंटेज आपको दे दे, हो सकता है पॉसिबिलिटी दे दे, हो सकता है प्रोबेबिलिटी दे दे, हो सकता है रेशियो दे दे। तो हमको इससे कोई मतलब है नहीं, हम सीधे x वाला उठाएंगे और वहां रख के सवाल लगा देंगे। बस बातें अलग होंगी, x सेम होगा, बोलने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम रहेगा, फार्मूला सेम, क्वेश्चन सेम। क्लियर हुआ बेटा। अब एक बार आइसोटोप हमारे सामने पढ़ डालो, सारा आइसोटोप खत्म, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आज तुम हैवी हाइड्रोजन भी जान गए, कम बड़ी बात है? हैवी वाटर का फार्मूला याद किए थे हम, D2O याद किए थे। हाँ, तो अब आपको ये D मालूम हो गया कहां से आया है। ये D का क्या है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, दैट इज ड्यूटीरियम। अरे यार ये जानकारी दिए थे यार, समझ रहे हो, साइंटिस्ट का नाम लिखा है, समझ रहे हो। हाँ तो उससे काहे परेशान हो, अरे वो समझ रहे हो ना, ज्यादा यहाँ इतिहास नहीं आता है, समझ रहे हो। हाँ चलो एक बार पूरा देख लो, पूरा खत्म हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब कौन आ गया, आइसोबार, आइसोटोप पूरी तरीके से खत्म, अब आ गया आइसोबार। अच्छा आइसोबार में क्या सेम होता है, बस हम सेम वाला याद करेंगे, दो दो बातें ना याद करना। अच्छा बताओ एटॉमिक नंबर किसमें सेम, आइसोटोप, एटॉमिक मास किसमें सेम, आइसोबार, बस सेम वाला याद रखो, और दूसरा वाला तो अपने आप डिफरेंट बोल ही दोगे। यदि एटॉमिक मास सेम है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, और यदि एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, तो तुम सेम वाला याद रखना और दूसरा अपने आप डिफरेंट बोलना। अब नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, एक के साथ दो दो याद करोगे, ये सेम ये डिफरेंट, ये सेम ये डिफरेंट, तो चार बातें हो जाएंगी, ऐसे एक की एक बात याद करो। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अब जरा ध्यान से देखो, आइसोबार लोग क्या है, आइसोबार। अच्छा देखो तुम्हें एक जुगाड़ होता है, ऐसे समझो, जैसे देखो हमारे खोपड़े में बाल, तो इसको समझो बार, नहीं तो अच्छा ये कहां है, ऊपर, हाँ है ना, तो वैसे ही एलिमेंट ऊपर क्या लिखा जाता है, मास, ले वैसे बराबर, नहीं समझ ऐसे, मतलब फर्जी बात, मतलब खाली थोड़ा सा कभी कभी बड़ी छोटी छोटी बातें बड़ा कंफ्यूज कर जाती है ना। तो आइसोबार में बताओ क्या सेम, मास नंबर। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ बेटा। अच्छा बताओ ये और ये, बताओ इन तीनों में क्या सेम है, बताओ भैया। हाँ ये क्या है, सेम, इसका मतलब ये लोग आपस में क्या है, आइसोबार, है ना। ऐसे लगा लो गोला, लगा के लिख लो सेम, या नीचे लिख लो ऐसे, तुम्हारे पास नीचे जगह ऐसे लिख लो, ऐसे करके सेम। इनको बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, क्या है, एलिमेंट अलग है ना, तो इनको क्या कह सकते हो, कुछ कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, पक्का कुछ कह सकते हो, नहीं कुछ कह सकते हो तो बताओ। आइसोबार कैसे कह सकते हो, आइसोबार, अरे आइसोटोप आइसोबार का डेफिनेशन पढ़े हो ना, यदि उसके बियॉन्ड है तो कैसे कह सकते हो। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, ये दूसरी जगह लिख गया, दूसरी जगह, इसको काट दो सबसे पहले। क्लियर है, सबसे पहले क्या करना है, काटना है। अब ये है क्या, ये क्वेश्चन दूसरी जगह का है, लिख दिया यहां, चिपका दिया यहां। अच्छा एक बात बताओ, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, A-Z, इसका A कितना है 14 और Z कितना है 6, आंसर आए 8। इसका भी बताओ, न्यूट्रॉन निकालो, A-Z, इसका A कितना है 15 -7, आंसर आया 8। इसका भी न्यूट्रॉन निकालो, A-Z, इसका A कितना है 16, Z कितना है 8, आंसर कितना आया 8। तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम,
तो ये लोग हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ये लिखो, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपस में सेम है उन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। तो सबसे पहले आइसोटोप काट के वहां लिखो आइसोटोन। ये सवाल दूसरी जगह का है, यहां पता नहीं कैसे लिख दिया उसने। ये आइसोटोन का सवाल है, बस लिख गया, यहां लिख गया तो समझी लो। अच्छा बताओ तीनों में क्या है, 8 न्यूट्रॉन है या नहीं? तो तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है ना। यहां जो शब्द आता है आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। देखो इसका जो लिखा ना ये आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। तो ये लोग क्या है, आइसो सेम, और टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन वाले। ये आपस में क्या है, आइसोटोन, क्योंकि इनमें क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी आइसोटोन की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है ना, लेकिन ये सवाल यहां आ गया। तो सबसे पहले इसको ये काटना पड़े, समझ रहे हो, अच्छे तरीके से, नहीं तो पता लगे आइसोटोप आइसोबार दोनों का डेफिनेशन गड़बड़ इस सवाल से। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ आइसोटोप कौन होते हैं? आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार जिनका एटॉमिक मास सेम, आइसोटोन जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। क्लियर है? तो जरा आप ध्यान से देखो, तो आइसोबार तुम्हारा पूरी तरीके से खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता, कोई सवाल बनता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब अगला देखो क्या तुम्हारा लिखा है, अगला देखो, अगला क्या है। अभी ये बस इतना ही पढ़ना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, अब इसको हम हटा लेते हैं इतना। अब अपने पास अगली हेडिंग क्या है बताओ, आइसोस्टीयर, आइसोस्टीयर्स, है ना। अच्छा ये क्या होते हैं बताओ, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होते हैं? अच्छा पॉली मींस बहुत सारे, है ना, बहुत सारे एटम या एलिमेंट से मिलके ये लोग बने होंगे, है ना। अच्छा होगा क्या, आइसोस्टीयर उन लोगों को बोलोगे जिनमें सेम होगा नंबर ऑफ एटम, नंबर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटमों की संख्या क्या हो, सेम। दूसरा क्या सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम हो, और तीसरी बात क्या है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो। यदि ये तीनों बातें सेम हैं और ये एटम का नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल का होगा। अभी तक आइसोटोप आइसोबार हम किसका पढ़ रहे थे, एटम का, एक सिंगल एटम का। लेकिन आइसोस्टीयर आप किसमें पहचानोगे, मॉलिक्यूल में। अच्छा मॉलिक्यूल क्या होता है, जो बहुत सारे एटम से मिलके बना हो, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। चलो अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, अब सारे बहुत ध्यान से देखो। अच्छा ये मॉलिक्यूल है, देखो दो एटम से मिलके बना है। अच्छा ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये मॉलिक्यूलर आयन है। बताओ ये सारे मॉलिक्यूल हैं या नहीं, चाहे न्यूट्रल हो चाहे आयन हो। बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ये कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये कैसा है, चार्ज मॉलिक्यूल। ये कैसा है, चार्ज मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब ये आपस में आइसोस्टीयर हैं या नहीं, चेक करते हैं। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखो, बताओ अच्छा क्या क्या सेम होना चाहिए आइसोस्टीयर होने के लिए। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम सेम, दूसरी बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, और तीसरी बात स्ट्रक्चर सेम। क्लियर है? अच्छा अब दो ही बातें तो मिला लो, काम बन जाएगा। मिलाओ, नंबर ऑफ एटम सेम, इसमें कितने एटम, दो, इसमें कितने, दो, अरे दो हैं, दो हैं। नाइट्रोजन के कितने एटम, दो, दो एटम। इसमें कितने, दो एटम। इसमें कितने, दो एटम। यानी इन चारों के लिए पहली बात सही है, पक्का। दूसरी बात चेक करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते बताओ, यदि जेड पता हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अच्छा बताओ कार्बन का जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6। ऑक्सीजन का जेड कितना होता है, 8। अच्छा देखो दोनों न्यूट्रल है ना, तो जेड के बराबर ही क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ बेटा? 8। तो बताओ 8 6 कितने हो गए? 14। यानी CO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, है ना? क्लियर हुआ? अच्छा, N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 7। और लेकिन ये कितने एटम है? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अच्छा बताओ, अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास? 6। अच्छा इसके पास बताओ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7। अच्छा दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 13। और एक माइनस ये आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और कहीं से आ गया, +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14, 14 इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन सिखाई है ना? अच्छा यहां आ जाओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 8, है ना? अच्छा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस वक्त? 7। इसके पास इलेक्ट्रॉन इस वक्त कितने हैं? 8। अब दोनों को जोड़ लो तो कितने हो गए? 15। और एक प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तभी तो ये गरीब हो गया। तो -1 दैट इज 14। अच्छा बताओ, चारों में एटम की संख्या 2, चारों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बताओ आपस में आइसोस्टीयर हुए कि नहीं? हाँ या ना? बस खत्म कहानी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो और एक मेरी बात समझ लेना, बोलो आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज का, फिर से बोलो, बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। क्लियर है? यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, अच्छा एक आप नहीं बोल सकते हो सबके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? सेम। तो ऐसे लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो बोल सकते हो, है ना? क्या बोल सकते हो? जैसे आइसोटोन का मतलब जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम। क्लियर है? तो बताओ जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट एटम का या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी होगा सेम। क्लियर है? तो बताओ ये आपस में चारों, ये चारों आपस में क्या है? आइसोस्टीयर्स। आइसोस्टीयर की पहचान आ गई? क्लियर है? अब नीचे वाला अपने मन से चेक करके हमें बताओ सही लिखा गलत लिखा है, चेक करो। बताओ सबके पास एटम की संख्या कितनी है? 3 3 3 3। पहली बात सही, पहली बात सही। अच्छा बताओ कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। ऑक्सीजन का जेड कितना है? 8। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? 8 × 2 दैट इज 16। और 16 और 6 कितने हो गए मिला के? 22। क्लियर है? आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन सिखाई थी बेटा, इसीलिए सिखाई थी कि आगे सवालों में फंसो ना। क्लियर है? अच्छा जरा इसका बताओ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 6। इसका एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 7। इसका एटॉमिक नंबर 8। तो इलेक्ट्रॉन 8। बताओ 6 7 8 जोड़ो 21 और +1 22। जोड़ पा रहे हो? क्लियर हुआ? अच्छा है, अब पता लगे जेडे नहीं याद है ना? इसके लिए हमने आपको बेसिक क्लासों में ये सब पढ़ाया है। 5 बेसिक क्लासें पढ़ाई थे, वहां हर यही सारी चीजें तो पढ़ा रहे थे। क्लियर है? तो अब बेसिक का लाभ समझ में आ रहा है, फायदा समझ में आया? हाँ, तो सारे बच्चों को केमिस्ट्री यदि पढ़नी ही है कि पढ़ना ही पड़ेगा, तो सारे बच्चों को पीरियोडिक टेबल अवश्य आनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। क्लियर है? हमने सबसे पहले जब आपको बेसिक क्लासें हमने पढ़ाई 4-5, तो उन क्लासों में सारी बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें हमने आपको कलेक्टिवली पढ़ाई। क्लियर है? थोड़ी सी इस चैप्टर की बात, थोड़ी सी उस चैप्टर की बात, ऐसे ऐसे करके हमने बेसिक क्लासें आपकी तैयार कराई। क्लियर है? तो सबको जैसे, अच्छा एक बात बताओ, यदि हमको हिंदी पढ़नी है
तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? काखा गाघा आना चाहिए ना, आना चाहिए, यानी हिंदी का अल्फाबेट आना चाहिए। यदि हमको मान लो इंग्लिश सीखनी है तो हमको क्या आनी चाहिए? ABCD, यानी हमको क्या आना चाहिए? अंग्रेजी का अल्फाबेट आने चाहिए। और यदि हमको केमिस्ट्री सीखनी है तो हमको केमिस्ट्री के अल्फाबेट आने चाहिए। केमिस्ट्री के अल्फाबेट क्या है? एलिमेंट, है ना, और इस एलिमेंट की टेबल का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो केमिस्ट्री सीखनी है तो पीरियोडिक टेबल शुरुआत में आनी चाहिए। हिंदी सीखनी तो काखा गाघा आना चाहिए, और इंग्लिश सीखनी तो ABCD आनी चाहिए। क्लियर है? तो इस बात को समझिएगा। तो इस तरीके से आपके कौन से एग्जाम्पल खत्म हो गए? ये कौन से हैं? आइसोस्टीयर्स। अच्छा, हमको कितनी चीजें तैयार? आइसोटोप तैयार, आइसोबार तैयार, आइसोटोन तैयार, आइसोस्टीयर तैयार। अच्छा, आइसोटोन अभी बाद में लिखा है लेकिन वो यहां आ गया बाय चांस। क्लियर है? बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का हो गया? चलो। अच्छा, हमने आपको एक और बात बोली है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। क्या हमने बोला? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। क्लियर है? जैसे मान लो किसी साल सिलेक्शन हो रहा है, मान लो नीट में सिलेक्शन हुआ, मान लो 620 पे, 620 पे, और हमको पता चल गया कि इस बंदे के 621 नंबर हैं। तो या तो हमको मालूम हो गया 621 हैं, या 621 आते ही हम बोल नहीं सकते अरे इसका तो सिलेक्शन हो गया। तो चाहे हम कह दे इसका सिलेक्शन हो गया, या हम कह दे इसके 621 नंबर, दोनों बातें सेम है कि नहीं? यदि 621 हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो सिलेक्शन है, यानी स्ट्रक्चर सेम है। दोनों बात समझ पाओ? थोड़ा सा अपने विवेक को थोड़ा बढ़ाओ, है ना? हाँ, बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है? आप पढ़ो जरा, आइसो डायाफर्स, है ना? आइसो मींस क्या है? सेम, और डायाफर्स, आइसो डायाफर्स क्या होते हैं, है ना? बोलो, ऐसे लोग जिनमें N-P रेशियो सेम हो, है ना? जिनमें N-P रेशियो क्या हो? सेम, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? आइसो डायाफर्स। अच्छा, ये N-P क्या है? अब जरा ध्यान से देखो, है ना? जिनका क्या हो? सेम, N-P, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जिनमें सेम हो, उनको हम आइसो डायाफर कहेंगे। जितना हमने गोले बंद किया, बंद करो गोले में, सबका हम सेम ही तो पढ़ रहे हैं। आइसोटोप में सेम पढ़ा, आइसोबार में सेम पढ़ा, आइसोटोन में सेम पढ़ा, आइसोस्टीयर में सेम पढ़ा, आइसो डायाफर में भी सेम पढ़ेंगे। डिफरेंट वाला याद करने की आवश्यकता नहीं, बस सेम सेम सबके याद कर लो। क्लियर है? और जो आइसोटोप में आपको 5 बातें सेम और 4 बातें डिफरेंट पढ़ाई थी, वो जरूर याद कर लेना, है ना? अब आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये आपके NCERT, ये देखो यहां लिखे आइसोटोप, और देखो ये कितनी सुंदर लाइन लिखा है इसने। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं, ये यहां से, अच्छा पढ़ो, इसको पढ़ो बेटा, पढ़ो यहां से पढ़ो, इस जगह से, यहां से पढ़ो, आइसोटोप्स। बस 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 भाई। तो आइसोटोप में डिफरेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये देखो यहां से ये लाइन उठाई गई है। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसो डायाफर्स। आज आइसो वाले सब एक ही जगह निपटा लेते हैं, आइसो वाले सबको एक ही जगह पढ़ लो। अच्छा देखो, आइसो डायाफर्स क्या होते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना? अच्छा क्या लिखा? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना? अच्छा, अलग अलग एटम से अलग अलग टाइप के एलिमेंट बनेंगे कि नहीं? हाँ ये ना? क्लियर है? तो पक्की बात है, अब उनका N-P रेशियो यदि सेम हुआ, बस तुम कुछ ना याद रखो, ये मान लो नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ऐसे लोग जिनका N-P रेशियो सेम हो उनको आइसो डायाफर कहते हैं। ज्यादा टेंशन ना लो, है ना? अच्छा ये देखो क्या लिखा, यूरेनियम 92 और 238, और ये क्या लिखा? थोरियम 90 और 234, और ये क्या है? ये -2He4।
अच्छा 2He4 का मतलब है हमने क्या निकाल दिया, अल्फा पार्टिकल। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक अननोन एलिमेंट x है और इसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास a है। यदि इसमें से एक आप अल्फा पार्टिकल निकाल दो, अल्फा पार्टिकल बोल दो या क्या बोल दो, हीलियम 2He4। ये माइनस का मतलब क्या है, इससे निकालना। क्या हमने पढ़ाया, बताओ, बोलो। किसी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकालने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है। क्या हमने पढ़ा है, जरा फिर से बताओ। किसी एलिमेंट के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकालने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये एलिमेंट हमारा मान लो बन गया y, बन गया। अच्छा तो यहां क्या लिखेंगे, z-2 और यहां क्या लिखेंगे, a-4। इसको एक जगह डिब्बे में बंद करो बेटा, कहीं आगे कहीं लिख लो। अच्छा चलो, ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर बताओ प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर। वेरी गुड, z के बराबर कितने हैं, 92। हाँ बताओ। अच्छा इसके पास बताओ प्रोटॉन कितने हैं, 92। अच्छा इसके पास बताओ प्रोटॉन कितने हैं, कितने हैं, 90। क्या दोनों में प्रोटॉनों की संख्या में मालूम पड़ गई, क्लियर है। अच्छा न्यूट्रॉन बताओ इसके पास क्या है, a-z है ना। अच्छा इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है a-z। अच्छा बताओ इसका a कितना है, 234 और -90। आंसर बताओ माइनस करके, और इसमें क्या हो गया बताओ, 238 और -92। बताओ इसका आंसर क्या होगा, माइनस करके तो बताओ तुम लोग। 146, 44 वाला कौन था, हाँ, और इसका कितना है, 144। अच्छा न्यूट्रॉन भी मालूम, प्रोटॉन भी मालूम। इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन मालूम, इसके भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन मालूम, क्लियर है। अच्छा अब इसका n-p देख लो कितना है और इसका n-p देख लो कितना है। अच्छा बताओ इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 146 और प्रोटॉन कितने हैं बताओ बेटा, 92। आंसर बताओ, 1। वाह यार, तुम लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग बताओ। अच्छा फिर से बताओ, 54, 154 कौन बता रहा था। अच्छा अच्छा इसका n-p देखो, इसका n कितना है 144 और -p कितना है 90। आंसर बताओ कितना गया 54। दोनों का n-p सेम आया कि नहीं, इसका मतलब यूरेनियम और थोरियम आपस में क्या है, आइसोडायाफर्स। क्लियर हुआ, आइसोडायाफर निकालना आ गया पक्का। चलो इसको पूरा क्लियर करो, कंप्लीट करो। सब आइसो वाले हमने एक ही जगह पढ़ने का, इनको एक ही जगह पढ़ाओ। किसी बच्चे को कुछ समझने में प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ रहे हो बेटा, है ना। कहीं कुछ ना समझ में पूछ जरूर लेना, क्लियर है। अच्छा जगह थोड़ी और छोड़नी चाहिए ना, हाँ तो ये बात बताया करो, ये बात तुम्हारे बताने समझ में आएगी, है ना। हाँ तो उसमें जगह थोड़ी से क्या होता है, ये बनाते समय वो स्पेस देना, जैसे मान लो लिख रहे हैं, वो उनको नहीं समझ में आएगा, हाँ क्वेश्चन इतने में लगेगा, थोड़ा कम जगह दे दिया। तो अच्छा एक बात बताओ, आइसोटोप क्लियर, आइसोबार क्लियर, है ना, आइसोडायाफर क्लियर, आइसोस्टीयर क्लियर, है ना। अब अगला एक क्वेश्चन है, इसको तुम लगा लो। पूछा गया क्या ये आइसोडायाफर हैं, अब तुम चेक करो। वो उसने कह दिया कि B5, B11 और 6C13 आर आइसोडायाफर्स, है ना। तो अब आपको ये क्लियर करना है या नहीं है, चेक करो, चेक कर लो, हैं
लेकिन फिर भी तुम्हारा पेन चलना चाहिए, अपने से एक बार इसको चेक कर लो पूरी तरीके से, है ना। अच्छा देखो, बताओ इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, जेड के बराबर, तो जेड कितना है 5, इसके पास प्रोटॉन 5 है। इसके पास, अच्छा यदि हम प्रोटॉन देखें तो जेड के बराबर, और जेड कितना है 6, इसके पास प्रोटॉन है 6। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है, ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला ए माइनस जेड, इसका ए कितना है 11 माइनस 5 दैट इज 6, है ना। अच्छा इसका ए कितना है बताओ 13 और माइनस 6, है ना, तो कितना आ गया 7। अब देखो इसका n माइनस पी देख लो, इसका n माइनस पी, n कितने हैं बताओ 6 और माइनस पी 5, आंसर आया 1। अब इसका n माइनस पी देख लो, n माइनस पी, अच्छा इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं 7 और प्रोटॉन कितना है 6, आंसर आया 1। n माइनस पी रेशियो दोनों का सेम है कि नहीं, दैट इज बोथ आर आइसोडायफर्स, है ना। अच्छा आइसोडायफर्स में तुम सब भूल जाओ, बस एक चीज याद रखो, जिसका n माइनस पी सेम वो आइसोडायफर। सब लाइनें नहीं याद करनी है, कुछ बात याद करनी जो भूलनी ही नहीं है। अब देखो ये आगे बेचारे कौन, आइसोटोन्स, वो वाला सवाल यहां का था जो हम पहले पढ़ लिए, है ना। अब अगला कौन सा है, आइसोटोन। आइसोटोन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो, है ना। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस इतना याद रखो। ऐसे लोग जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो उन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। अब हमने कहा चेक करो क्या ये दोनों आपस में आइसोटोन हैं, तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का क्या होता है a माइनस जेड, बताओ यहां फार्मूला क्या लगाएंगे a माइनस जेड। अच्छा बताओ यहां का एटॉमिक नंबर कितना है 3, एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो आंसर क्या आ गया, न्यूट्रॉन कितने हैं 2। यहां बताओ कितना 4 माइनस 2, आंसर आ गया 2। बताओ दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है सेम, तो ये लोग आपस में क्या है आइसोटोन्स। अच्छा वो वाला एग्जांपल यहीं चिपका लो आके, वो आइसोटोन वाला ऊपर नहीं पढ़ाए थे, वो वाला एग्जांपल यहीं लिखो आके, ठीक है। ये वाला एग्जांपल यहां से उठा के वहां लिख लो जाके, ये तुम्हारा काम है। आइसोटोन में इस वाले एग्जांपल को लिख लो, लिखो 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 15, 8 ऑक्सीजन 16, ये तीनों आपस में क्या है आइसोटोन्स। ये एग्जांपल वहां चिपका लो, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ा जाए। तो भैया आइसोटोन में इससे ज्यादा बेटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सेम, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। यहां पे लिखो स्पेसीज हैविंग, लिखो बेटा स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्पेसीज मैंने बोल दिया, हो सकता मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है एटॉमिक फॉर्म में हो, तो हमने स्पेसीज बोल दिया, दोनों लोग आ गए, है ना। हो सकता है सिंगल एटम की बात हो जाए, हो सकता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया हो, है ना। अच्छा चलो अच्छा चेक करते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। अच्छा बताओ क्लोरीन का जेड कितना होता है 17, अच्छा आर्गन का जेड कितना होता है 18, है ना। अब देखो हमने तुमसे क्या कहा, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल आना बहुत जरूरी है। आप सोचो बेसिक क्लासों में मैंने पढ़ाई थी पीरियोडिक टेबल, तो टाइम पास के लिए थोड़े ना पढ़ाई थी, इसीलिए पढ़ाई थी। अच्छा और एक बात समझ लो, जिन लोगों को मान लो बेसिक क्लासेस छूटी हो, वो लोग यूट्यूब पे जाके, है ना, यूट्यूब पे क्या है चैनल का नाम क्या है, समर्पण कोटा केमिस्ट्री,
यहां पे जाएंगे, उनको बेसिक क्लासे वहां पांचों मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या कहा जाता है वो भी सब कर लिया करो, है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक है, क्लियर है। हाँ, अच्छा बहुत लोग होते देखेंगे क्या यार, चलो हटाओ, है कि नहीं। यहाँ आदमी बैठ के गिन रहा होता है, नहीं समझ रहे हो, बढ़े कि नहीं बढ़े, क्लियर है। तो ये तो हो गई, ये तो हो गई अलग बात, है ना। इस वाल यहाँ पे जाओगे तो आपको लाइन से 5 बेसिक क्लासें दी गई हैं, आप पढ़ेंगे यहाँ से। अच्छा, ये रास्ता इसलिए बता रहे हैं, ऐप पे वही चीज हर बार पढ़ने में आपका डेटा इस्तेमाल होता है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यार, ये तो कुछ बातें आपको वहां मिल रही हैं, सारी चीजें तो आपको वहीं मिलेंगे ऐप पे ही। ऐसी बातें करते हो। ये कहानी सबको समझ आ गई। अच्छा, तो अब जरा ध्यान से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ। जेड, जेड के बराबर इलेक्ट्रॉन है ना। जेड यहां कितना है बताओ बेटा, 17। और ये माइनस क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो गए, 18, है ना। अच्छा, इसके पास बताओ, बताओ ये न्यूट्रल है ना, तो जेड के बराबर ही क्या है इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18। तो बताओ 18 18 दोनों में सेम है कि नहीं, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्लियर है। अच्छा एक बात बताएं, किसी बच्चे को यदि इस फार्मूले में कंफ्यूजन हो तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यही फार्मूला याद कर लो, जेड माइनस चार्ज प्लस माइनस में यदि कंफ्यूजन हो तो खाली याद कर लो माइनस चार्ज, माइनस चार्ज एक के साइन। तो जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, जेड इसका कितना है 17, फिर माइनस, और कितना चार्ज है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 17 + 1 दैट इज 18, ऐसे निकाल लो। क्लियर है। तो हमने वहां प्लस माइनस लिखाया था ना, हमने कहा था प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। अब मान लो आपको कंफ्यूजन हो तो एक क्या फार्मूला याद रखो, जेड माइनस चार्ज, जेड माइनस चार्ज, लेकिन फिर आप चार्ज को विद साइन रखना। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन निकालने के ये फार्मूला सबके दिमाग में होना चाहिए। फार्मूला क्या है, जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है 17, फिर माइनस, और चार्ज कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 17 + 1 दैट इज 18। ये फार्मूला याद कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा वैसे बैठा देंगे। क्लियर है। अच्छा चेक करो, हाइड्रोजन का जेड कितना है 1, है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1, तो बताओ ये कितने लोग हैं 2, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ऑक्सीजन का जेड कितना है 8, इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, है ना, और 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी H2O के पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10। क्लियर है। चलो NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 7। हाइड्रोजन का जेड कितना है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है 1, इंटू कितने हैं 3, तो आ गया आंसर 3, और 7 और 3 10। तो ये बताओ दोनों में सेम है कि नहीं, तो यार इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये दोनों एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। क्लियर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला फंडा समझ में आया, क्लियर हुआ। सब कैलकुलेशन कर डालो, और किसी की क्लास एब्सेंट नहीं होनी चाहिए बीच में, इस बात को समझो, है ना। समझ लो कैसे, मतलब चाहे जैसे पहुंचना है क्लास में, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। क्योंकि मान लो डिसकंटिन्यू हो जाए तो फिर बीच वाली चीजें छूट जाती है ना, तो चैप्टर का वो आनंद नहीं रह जाता है ना। और कंटिन्यू तो आप जितना पढ़ते जा रहे हो समझ लो वो आपको या आपके दिमाग में बैठता जा रहा है, आपके लिए वो काम कम होता जा रहा है ना। अब चलो, अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आ गई, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अब एक बार सारे आइसो वाले पढ़ डालो, आइसो वाले काम खत्म, जितने आइसो थे हमने सबको पढ़ा दिया। अब एक बार सारे आइसो आप देख लो। अच्छा यदि हमने कह दिया कि ए और बी, क्या हमने कहा, जैसे हमने कहा कि मान लो दो हमने मॉलिक्यूल लिए, क्या हमने कहा यदि 2 मॉलिक्यूल लिए
और दोनों को हमने बोल दिया ये आइसोस्टीयर है। क्या हमने बोल दिया? आइसोस्टीयर है। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया? इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है और इनके पास नंबर ऑफ एटम भी क्या है? सेम है। इसका मतलब हम ये दो बातें बोल गए। अब जरा ध्यान से देखो, हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना आइसोस्टीयर हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, लेकिन ये आइसोस्टीयर नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ एटम अलग अलग हैं। नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 4। कुछ समझ में आ गया? तो हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जरूरी नहीं है कि वो क्या हो जाए? आइसोस्टीयर हो जाए, है ना। आइसोस्टीयर कहने का मतलब क्या है? एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। क्लियर है? और मान लो ये तुमने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसोस्टीयर है, तो बात गलत हो जाएगी। क्लियर है? जैसे सारे एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं, क्या उल्टा बात सही है? नहीं ना, बताओ। ये तो आप पढ़ते ही हो। क्लियर है? हाँ। हर बच्चा बूढ़ा होगा, ये तो बात सही है। हर बूढ़ा बच्चा होगा, ये बात सरासर गलत है ना। तो ये अब तुम्हें समझ में आ गई बात। तो एक बार सारे आइसो देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। सब आइसो देख लो, जितने आइसो हैं। कितने आइसो हैं? 6 आइसो हैं। अपने पास कितने आइसो हैं? 6 बार। एक बार देख लो। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बताओ बेटा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम क्या बोलेंगे? ईएम वेव, या इसे क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी, है ना। चलो अच्छा पढ़ते हैं पहली बात। द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ क्या? वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रेडिएंट एनर्जी। जैसे ऐसे समझो, ये क्या है? ये एक है बॉडी 1, ये क्या है? बॉडी 1, और ये है बॉडी 2। यहां से यहां किस रूप में ट्रेवल करे? वेव के रूप में। तो ऐसी वेव का नाम हम लोग क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। या इसे क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। तो ऐसे बना लो, लहराता हुआ वेव फॉर्म बना लो। आगे बढ़ा जाए। देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कहानी अगली पढ़ो। पहला क्या? दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा बताओ, ईएम वेव किसकी स्पीड से टहलती हैं? किसके? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लो, लिखो, क्या लिखोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। किससे लिखा करेंगे? सी से। तो सी बराबर क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सब याद करते चलो। क्लियर है? अच्छा क्या क्या होती हैं हमारी ईएम वेव? जैसे रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, है ना, ईटीसी, है ना। ईटीसी कोई वेव नहीं है ना, इत्यादि, एटसेट्रा मतलब इत्यादि। इन हिंदी क्या होता है? इत्यादि। एटसेट्रा मतलब इत्यादि। ठीक है, पता लगे। सब याद किए, लास्ट में क्या एक और वेव होती, कौन? ईटीसी। ऐसा ना करना ना भैया। तो चलो अच्छा क्या लिखा? दे डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है चलना। इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? तो लिख लो, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, है ना, मोशन। यहां पे प्रोपागेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। दैट इज वेव को इसी के जैसे हम एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं तो कहेंगे ये मूव कर रहे हैं। लेकिन वेव का यदि मोशन आपको एक जगह से दूसरी जगह दिखाना हो तो उसे हम मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन। क्लियर है ना? क्लियर है? हाँ,
तो इस बात को समझिएगा। जैसे एटमॉस्फेयर मींस क्या होता है? वातावरण। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण क्या है उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और इसी को बायोलॉजी में बोलते हैं एम्बियंट। क्या बोलते हैं? एम्बियंट। तो एम्बियंट भी तो वातावरण ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बायो कहां पे है? बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ, तो वहां क्या लिखा है? एम्बियंट, दैट इज एटमॉस्फेयर। क्लियर है? चलो अगला देखो। दे हैव, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इनके ये क्या होते हैं? इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, लेकिन एक खास बात, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। खास बात क्या है? देखो क्या लिखा है? दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्रेवल एट राइट एंगल टू दीज फील्ड। क्लियर है? तो इन दोनों के ट्रेवल होने का जो माध्यम, जो एंगल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा? 90। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलो अगली बात, द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, इसको हम क्रेस्ट बोलेंगे, है ना। जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉ। क्या बोलेंगे? ट्रॉ। क्रेस्ट और ट्रॉ, क्रेस्ट और ट्रॉ। समझ में आ रहा? हाँ चलो अच्छा, टहलाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? ये देखो एक वेव है हमारी जो टहल रही है ऐसे। देखो और एक बात समझ लेना, वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी का नाम एम्पलीट्यूड होता है। वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अच्छा, और ये बताओ, ये ऊपर वाले वेव का ये क्या है? टॉप पॉइंट। लोअर वाले वेव का ये क्या है? टॉप पॉइंट। अपर वाले का टॉप, लोअर वाले का टॉप, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? क्रेस्ट, है ना। और इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉ। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉ। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी होती है लैम्डा। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी क्या होती है? लैम्डा। तो एक ट्रॉ से दूसरे ट्रॉ की दूरी भी होती है लैम्डा, और एक क्रेस्ट से एक ट्रॉ की दूरी होती है लैम्डा बाई 2। देख लो देख लो, बताओ क्रेस्ट से ट्रॉ की दूरी कितनी है? लैम्डा बाई 2। क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी लैम्डा, ट्रॉ से ट्रॉ की दूरी लैम्डा। देखो बताओ, क्रेस्ट पे बैठी थी कि ट्रॉ पे है? अच्छा चलो ये वाले। अच्छा ये देखो क्या है, एक हमारी वेव क्या कर रही है? चल रही है, मतलब प्रोपागेट कर रही है। चलने का मतलब क्या होता है? प्रोपागेट, है ना। यानी क्या, कौन सा, ये कौन सा तरीका है प्रोपागेशन का? अच्छा एक और बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, यहां मान लो ये एक टुकड़ा ये है, इतना एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा इतना है। अच्छा एक टुकड़ा इतना है और ऊपर वाला एक टुकड़ा इतना है ना। अब आप जरा समझो, यानी आपका ये देखो पूरा कंप्लीट गोला बन गया कि नहीं? ध्यान से देखो, है ना। अच्छा बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना। अब हमने कहा ये पूरी एक वेव है। हमने कहा, क्या कहा? एक ये पूरी वेव है। अब आप कैसे कहोगे? अब देखो, हमने ऊपर वाले टुकड़े को ऐसे रहने दिया, नीचे वाले को ऐसे लगा दिया। क्या हम इसी को ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसे बताओ, ऐसे और ऐसे, एक वेव है। यानी एक वेव क्या होती है? कंप्लीट सर्कल होती है एक वेव। एक वेव क्या है? एक कंप्लीट सर्कल, है ना बेटा। शुभम शुभम शुभम, एक वेव क्या है? एक कंप्लीट सर्कल। समझो बेटा। अब बताओ, इतना हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना क्लियर बोल रहे हैं, और तब भी ना समझ पाए तो सोचो फिर क्या होगा। एक वेव क्या है? एक सर्कल। और एक सर्कल किससे बना है? दो आधे आधे सर्कल से। क्लियर है?
यानी एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। अब देखो, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, एक वेव चलती है तो लेमडा दूरी तय करती है। एक वेव कितना दूर ट्रेवल करती है? लेमडा, है ना? अच्छा देखो, यहां से चली यहां तक चली, एक वेव हो गई कि नहीं? नहीं। यहां से चली यहां तक चली, तो ये कितनी चली यहां से यहां तक? लेमडा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां तक चली तो कितनी चली? लेमडा। अच्छा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, यहां से यहां के बीच की दूरी लेमडा है, तो बताओ यहां इतनी दूरी कितनी होगी? लेमडा बाई 2, इतनी होगी लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 दैट इज लेमडा, है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब इसको समझो। अब देखो, इतना देखो, इतना, ये लेमडा बाई 4 है। अरे भैया, इतना लेमडा बाई 2 है तो इतना लेमडा बाई 4 नहीं है? यहां से यहां तक लेमडा बाई 4, ये कितना? लेमडा बाई 2, और ये कितना? लेमडा बाई 4। तो आपको नहीं लग रहा ये पूरी एक वेव है? समझ में आया? कुछ दिमाग खुला? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, नहीं फिजिक्स में फिर आया करोगे। देखो इधर देखो, देखो, अब देखो हम सब टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, ये लेमडा बाई 4 है कि नहीं यहां से यहां तक? ये लेमडा बाई 4 है कि नहीं यहां से यहां तक? अच्छा बताओ, ये लेमडा बाई 4 है कि नहीं यहां से यहां तक? ये बताओ, लेमडा बाई 4 है कि नहीं यहां से यहां तक? अच्छा, यहां से यहां तक लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 2 है कि नहीं? अच्छा बताओ, यहां से लेके यहां तक लेमडा बाई 2 है कि नहीं? अब लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, यहां से यहां तक लेमडा है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, अब ये क्लियर हो गया। अब हमें पूछा एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी लेमडा। लेमडा बोलते ही आपको क्या समझ में आ गया? एक वेव कंप्लीट हो गई, है ना? एक वेव कंप्लीट हो जाए तो तुम समझ जाना कि वो कितना दूर प्रोपागेट कर गई? लेमडा। क्लियर है ना? जैसे हम चलते हैं तो लेंथ में नापा जाता है, डिस्टेंस नापा जाता है, और वैसे ही जब वेव चलती है तो वेव की दूरी लेमडा से नापी जाती है। इसका नाम क्या है? वेव का लेंथ, दैट इज वेव लेंथ। क्लियर है? समझ में आ गई? तो ये अपना सजा लो बेटा, बना लो, इसको बना लिया। अच्छा मान लो किसी ने मजाक मजाक में पूछ लिया, अच्छा बताओ एक क्रेस्ट से एक ट्रॉ की दूरी लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 दैट इज लेमडा बाई 2, है ना? चलो यहां पे लिखो, कहां लिखा है? ये तुम्हारे पास आगे जगह होगी। अच्छा, एक कंप्लीट सर्कल का मतलब हम आज क्या सीखे? एक पूरी वेव का चलना, है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, हमने कहा क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये कितना होता है बताओ? लेमडा। क्रेस्ट टू क्रेस्ट, है ना? पक्का? अच्छा बताओ, इसको कहीं लिख लो, ठीक है भैया? अच्छा यहां तक आपको देखो पूरी बात समझ में आ गई? पूरा चेक कर लो। ईएम वेव किसके रूप में चलेंगी? वेव के फॉर्म में चलेंगी। किसके फॉर्म में चलेंगी? वेव के फॉर्म में चलेंगी। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है। पक्का? तो चलो, अब हम लोगों ने यहां पे क्रेस्ट और ट्रॉ सब देख लिया। अब आ गया है आपका सम। कुछ टर्म है जो आप वेव के लिए, वेव में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म है जिनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म क्या है? वेव लेंथ। अच्छा, इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा। लैम्डा, बस इसी को याद रखो। कहां तक लिखोगे? क्या है? लैम्डा। अच्छा देखो, लिखा है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस। ये शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? डिस्टेंस। वेव के चलने की दूरी को नापने का क्या यंत्र है अपने पास? लेमडा। क्या फिजिकल यूनिट है, टर्म है? लेमडा। अच्छा, लेमडा किसको चलने की दूरी को नाप रहा है? वेव।
और हम यदि चलें तो हमारी कोई, हम वेव के फॉर्म में तो चल नहीं रहे, तो हमारी जो लेंथ नापी जाएगी इतनी दूर चले वो डिस्टेंस, है ना, क्लियर है। क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉ। दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी लेमडा और दो नियरेस्ट, अच्छा बताओ अब जरा ध्यान से समझो, इनके सबसे करीब वाला क्रेस्ट यही तो है और इनके सबसे करीब वाला ट्रॉ ये है, तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या है, वेवलेंथ, और दो नियरेस्ट ट्रॉ के बीच की दूरी क्या है, वेवलेंथ, क्लियर है। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। अच्छा इसको तो काहे में नाप सकते हो, एंगस्ट्रॉम में नाप लो, मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, नैनोमीटर में नाप लो, किसी में नाप लो, है ना, तो ये कोई खास बात नहीं, इसको किस में भी नाप सकते हैं, बस आपको ये समझना है। अरे यूनिट तो बेटा कुछ भी हो सकती है ना, तो जरा यहां पे कुछ यूनिटें लिख लो, लिखो। अच्छा बताओ एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर, क्लियर है। अच्छा बताओ एक नैनोमीटर क्या होता है, बताओ 10 की पावर -9, है ना। अच्छा बताओ एक पिकोमीटर क्या होता है, बताओ 10 की पावर -12 मीटर। अच्छा बताओ एक सेंटीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर, क्लियर है। इसी में ना बेइज्जती करवा देना कि पता लगे इसी में यूनिटें नहीं आती है सब कुछ आता है, क्या है, यूनिटें नहीं आती, बाकी हमें सब आता है, ऐसा कुछ है नहीं जो हमें आता ना हो, और पता लगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में परेशान है, क्लियर है। तो इस तरीके से वेवलेंथ का काम खत्म। कोई पूछे वेवलेंथ क्या होती है तो बोलोगे क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी या ट्रॉ से ट्रॉ के बीच की दूरी का नाम क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा यूपी बोर्ड में इसको क्या पढ़े थे, श्रृंग और गति, क्रेस्ट और ट्रॉ। ये तो चल ही नहीं रहा, चलो अच्छा परेशान हो गया ये। अब सुनो दूसरा क्या है, वेव नंबर, दूसरा क्या है, वेव नंबर। अच्छा वेवलेंथ का सबको समझ आ गया है ना। हमने कहा हमारी वेव एक गोला कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब क्या है, या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट पे पहुंच गई है ना, या तो ट्रॉ पे पहुंच गई, या तो इनिशियल से इनिशियल पे पहुंच गई है, क्लियर है। हाँ अब जरा ध्यान से देखो, खैर कोई बात नहीं, हाँ चलो भैया वेव नंबर को किससे लिखते हैं, वेव नंबर को ऐसे लिखते हैं, लिखो लिख लो जल्दी लिखो, न्यू बार, हाँ न्यू बार, ये लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, नू बार, NU लिखा, NU, नू बार। हम लोग पढ़ते क्या, न्यू बार, ऐसा लगता है NEW, समझ ऐसा नहीं लगता है, बोलने से ये लगता है ना, होता क्या, नू, NU, नू बार। अच्छा है देखो ये क्या लिखा है, इट इज नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, ठीक है, क्या लिखा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। तो न्यू बार क्या होता है, 1/λ। देखो यदि यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान लगा हो तो न्यू बार और लेमडा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि यहां किसी कांस्टेंट के बगैर इक्वल लगा है तो ये इसके रेसिप्रोकल है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, क्लियर है। जैसे हमने ये कह दिया कि A और 1/B, तो इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हमको इसको डायरेक्टली बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, A और फिर यहां कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, फिर यहां लिखेंगे 1/B। तो जैसे कांस्टेंट आपको दिखे तो समझ जाना ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
और बिना कांस्टेंट लगे यदि इक्वल लगा है तो ये इसके रेसिप्रोकल है। बेसिक डिफरेंस समझो क्या है, रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो यूज ऑफ कांस्टेंट एंड विदाउट इस्तेमाल ऑफ कांस्टेंट। क्लियर है? हाँ अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर है? तो वेव नंबर आपको निकालना आ गया। वेव नंबर का फार्मूला क्या हुआ, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। पक्का? बस फार्मूले तैयार करो। अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक बार में, एक सेकेंड में एक ही जगह पे आप कितने तमाचे खाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी का याद हो गया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक ही जगह पे एक सेकेंड के अंदर कितने तमाचे खाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। पढ़ो जरूर, पढ़ो पढ़ो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, है ना, विच पास्ड थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में एक ही पॉइंट से कितनी वेव पास हुई हैं, उनका क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई आपको एक ही सेकेंड में एक ही जगह पे जितने तमाचे लगा लिया, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक ही पॉइंट से कितनी वेव एक ही सेकेंड में पास हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ तमाचा, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी का एक शब्द तो हमें क्लियर हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में तमाचे खाए, ये भी फ्रीक्वेंसी। यूनिट सेकेंड में एक ही जगह से कितनी वेव पास हुई, फ्रीक्वेंसी। और यूनिट सेकेंड में हमने किसी सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन टकराए, ये भी फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट सेकेंड में जो भी काम करोगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब यूनिट सेकेंड में ऐसा ना करना, ये ना करना एक ही सेकेंड में एक तमाचा इनको मारा, एक उनको मारा, एक उनको मारा, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, है ना? तो इसमें क्या लिखा, विच पास थ्रू अ पॉइंट। अ पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। एक ही जगह से यदि आपने कैलकुलेट किया तो वही जगह से देखो एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है। एक ही गाल पे आपने एक ही सेकंड में कितने तमाचे मारे, अब इसमें और पता लगे इसमें मारे, खोपड़ी मार दिए, इस गाल में उस गाल में, तो फ्रीक्वेंसी नहीं हुई। क्लियर है? हाँ, तो लिखो बेटा फ्रीक्वेंसी का, ये बात हमारी समझ बाहर है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको किससे लिखेंगे, म्यू से, न्यू से लिखेंगे, किससे? अच्छा, एन और एफ बताएं, एन और एफ बताएं। अरे एन से भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? अरे भैया आपने नहीं पढ़ा, ई बराबर एच न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिख सकते हैं, आप एन से लिखो, एन से लिख लो, एफ से लिखो, एफ से लिख लो, और न्यू से लिखो, न्यू से लिख लो। ऑल आर फ्रीक्वेंसी। न्यू न्यू, ये देखो न्यू थोड़ा लहरा देते हैं, है ना, ये वी जैसा होता है और फिर ऊपर से लहरा दो थोड़ा सा, क्या हो जाता है, न्यू। वो सोचेगे अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ बना, बढ़िया डिजाइनर बना लिए, तो ये वी हो गया, हाँ ये वेलोसिटी हो गया। अच्छा, ये वेलोसिटी स्पीड कुछ भी हो सकता है, अब हम वी को ऐसे कैसे बोल दें, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। चलो, अच्छा फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम पीरियड। वेरी गुड। तो यदि हमने फ्रीक्वेंसी इससे लिखा है तो किसके उल्टा होती है, टाइम पीरियड के, ये जरूर लिख लो। अच्छा, कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताओ। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड ही तो लिखा है इसको क्या लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? लिख लो, है बेटा। हर्ट्ज, हाँ हाँ, हर्ट्ज, हर्ट्ज भी लिख सकते हो आप। देखो
फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज, सेकेंड यूनिवर्स, साइकिल पर सेकेंड, ऑल आर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्ज इक्वल टू, ये सब क्या है? ये सब आपस में बराबर है। 1 हर्ट्ज 1 पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड। तो 1 हर्ट्ज किसके बराबर हुआ? हर्ट्ज को हम लोग कैसे लिखेंगे? HZ हर्ट्ज। यही क्या है? 1 सेकेंड इनवर्स। 1 हर्ट्ज को किसके बराबर हम कर देंगे? HZ लिखा है, H2 ना लिख लेना। 1 हर्ट्ज किसके बराबर है? 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर। तो चाहे आप सेकेंड इनवर्स लिख लो, चाहे हर्ट्ज लिख लो। क्लियर है? अब आ गया अगला टाइम पीरियड। अब हमें भी कुछ बताओ तुम लोग, टाइम पीरियड क्या होता है? कंप्लीट वन ऑसिलेशन। हाँ ठीक है। तो देखो भैया, अगला क्या है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, इट इज मेजर्ड इन, बताओ, सेकेंड, है ना? आप बताओ। अच्छा, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? टी किसके उल्टा होता है? न्यू के होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसका यूनिट आपसे कोई पूछे तो ये क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ऊपर जाएगा तो सीधे सेकेंड। अच्छा ये तो समझ रहे हो ना? हाँ, एक आदमी को 2 बार उल्टा करोगे सीधा नहीं हो जाएगा? नहीं समझ रहे हो भैया? एक बार सेकेंड इनवर्स हुआ, फिर उसको उलट दो तो फिर सेकेंड नहीं हो जाएगा? हाँ चलो, अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये इतने टर्म समझ में आ गए। चलो चलो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। क्या लिखा? अ वेव इन अ गिवन टाइम। एक निश्चित समय में, है ना, एक वेव ने कितनी दूरी तय की, यही क्या होती? वेव की लेंथ, है ना, वेलोसिटी, है ना? ये क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कहते ही हमको एक बात तो समझ आ गई कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा, है ना? और यदि हम स्पीड बोल गए होते तो इसका मैग्नीट्यूड तो है बट इसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं है। क्लियर है? तो देखो, वेक्टर क्या होता है? जैसे एक होता है, ये क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये क्या लिखा है? स्केलर। और ये क्या लिखा है? वेक्टर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का आप वेक्टर का मॉड ले लो, स्केलर हो जाता है। वेक्टर का मॉड ले लो, स्केलर हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, स्केलर वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये किसको बताता है? डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। क्लियर है? तो यदि ये तुम समझ गए तो सब फार्मूले बना लोगे। देखो मास्टर साहब, एक ये फार्मूला पढ़ाते हैं, ए यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? हाँ हाँ वेरी गुड, ए वेक्टर अपान ए वेक्टर का, अब देखो वही आ गया। देखो इसके पास क्या है? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड काट दो, क्या बचा? डायरेक्शन। डायरेक्शन बराबर डायरेक्शन, मतलब फार्मूला सही। समझ रहे हो? ये हो गई तुम्हारी फिजिक्स, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हटा दे इसको। देखो ऐसे फार्मूला बनाया जाता है। तो ये आ गया। चलो अच्छा, ओ हंस रहे हो, कहा क्या है? चलो भैया आगे लिखो। अच्छा, वेलोसिटी का कोई फार्मूला बताओ, बताओ 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 बेटा, फार्मूला कोई बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी बराबर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, है ना? अच्छा बताओ, अच्छा यहां जो अपने वेव में डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेमडा होता है ना?
अच्छा, टाइम की जगह आप क्या लिख सकते हो? टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है 1/न्यू, है ना? तो यहां यदि हम 1/न्यू रख दें तो न्यू ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेमडा और न्यू, न्यू लेमडा। लेमडा न्यू बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, न्यू लेमडा। तो एक फार्मूला नहीं बन गया? v बराबर क्या हो गया? न्यू लेमडा। अच्छा, v बराबर तुमने क्या पढ़ लिया? न्यू लेमडा। कोई न्यू लेमडा पढ़ता है किसी, और आपको न्यू नहीं अच्छा लग रहा है तो एन लेमडा पढ़ लो, बात तो सेम है। अब मान लो कहीं ये नहीं लिखा है, c बराबर लिखा है एन लेमडा, अरे भैया ये भी बराबर है। डायरेक्शन वाइज ठीक नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, ये है। अच्छा, ये c बराबर एन लेमडा को फार्मूला पढ़ा होगा, ये सब एक के सेम फार्मूले तो हैं। अब इनको बदल लो, जिस रूप में आप चाहो उस रूप में इसको बदल लो। तो जितने टर्म हमने इस्तेमाल किए सब एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद हम स्पेक्ट्रम में चलते हैं। आज रश्मि मैम के पास। किसके पास चलते हैं? रश्मि मैम के पास। हमको अभी तक कितने फार्मूले याद करने थे? अब जरा ध्यान से देखो, न्यू बराबर क्या होता है? 1/t, एक ये फार्मूला याद रखो, है ना? अच्छा, न्यू बार बराबर क्या है? 1/लेमडा, है ना? अच्छा, और बताओ, v बराबर न्यू लेमडा। बस हमको इतने ही फार्मूले याद रखने हैं बस। तो अब जो आप पढ़ने जा रहे हो इससे एक सवाल 100% आना है। क्लियर है? अच्छा, जितनी बातें आपको पढ़ाई गई, कोई फार्मूले में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? चलो, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगला हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या इसी को हम क्या बोलेंगे? ईएम स्पेक्ट्रम, है ना? अच्छा, ये होता क्या है? अब जरा ध्यान से देखो, द अरेंजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना? या तो हम जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें, तो जो हमें अरेंजमेंट प्राप्त होगा इसी का नाम है स्पेक्ट्रम, और नाम क्या रखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अच्छा, बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके फ्रीक्वेंसी या लेमडा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो जो हमें क्या मिलेगा? जो हमें सीरीज मिलेगी अरे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की, उसका नाम हम क्या रखेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या नाम रखेंगे? स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे जी 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 जी। अभी इसका मतलब समझ रहे हैं? अच्छा, जी क्या है? ये है गामा जी। पहले लिख लो फिर समझाएं। हाँ, अच्छा, एक बात अब जरा ध्यान से देखो, आर के नीचे लिखो, अब सबका मीनिंग लिखो इसके नीचे। लिखो लिखो, पहले लिखो रेडियो वेव, आर के नीचे लिखो रेडियो वेव, एम के नीचे लिखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, आई के नीचे लिखो इंफ्रारेड, आई के नीचे लिखो इंफ्रारेड, और एल के नीचे लिखो, क्या लिखोगे? लाइट वेव, या इसी को लिखो विजिबल स्पेक्ट्रम। एल के नीचे क्या लिखोगे? विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना? लिखो विजिबल स्पेक्ट्रम। और यू के नीचे क्या लिखोगे? अल्ट्रा वायलेट, यू के नीचे लिखो अल्ट्रा वायलेट। एक्स के नीचे लिखो एक्स रेज, एक्स के नीचे लिखो एक्स रेज, और जी के नीचे लिखो गामा रेज, गामा रेज। अब देखो सारे बच्चे, इसको याद कैसे याद करोगे? देखो, बोलो रश्मि मैम
आई लव यू एक्स जी, ऐसे याद करना है। तो देखो हमने कहा था रश्मि मैम से मुलाकात होगी, देखो अब इसको याद कर लो, ये बढ़िया सवाल मिलेंगे इससे, याद कर लो क्या बोलोगे, रश्मि मैम आई लव यू एक्स जी, इनको दो को ऐसे बोल लो, है ना, याद कर लो। पहले हम इसको राम मोहन बोला करते थे तो वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, तो राम मोहन को हमने हटा दिया पिछले साल से। इसको लिख लो, लिखो बेटा लिखो, कुछ भी करके आपका यदि वहां सवाल सही हो गया तो समझ लो वो अमूल्यवान उस चीज से बस कोई चीज हो नहीं सकती। और आपका एग्जाम ऐसा है, कुछ भी करके आपका गोला सही होना चाहिए, बात खत्म। अब वहां तुमसे थोड़ा ना कोई ये फार्मूला पूछेगा कि इसको कैसे याद किए हो, और पता लगे तुमने सुनाए हो हंस रहा, कह रहे कैसे याद किए हो, ये तुमसे कोई सुनने थोड़े ना आएगा, ये दिमाग में रखना है। क्लियर है? आप सुनिएगा, तो चलो इसका सबको आ गया, चलो अच्छा सुनाओ, सौरभ सुनाओ क्या याद करे किए हो, शर्मा गया है, ऐसे शर्माओगे काम चलेगा। ओम तुम बताओ, अच्छा है, देखो यहू शर्मा रहा है? याद हो गया ना सबको? ऐसे शर्माना और फिर पता लगे पेशेंट है तुमको वहीं नहीं समझ रहे हो, पता लगे वो अपनी कोई बीमारी बता रहा और ये मुंह पे रख के रुमाल हंस रहे हैं, वो दे तमाचा भी एकदम सही करेगा, फिर सारी शर्म तुम उस दिन अपनी जेब में रख के जाओगे घर, समझ रहे हो। वो पता लगे बेचारा, मान लो अब डॉक्टर तो डॉक्टर से पेशेंट हर चीज बताता है, अब पता लगे वो कुछ ऐसा बता दिया और डॉक्टर साहब हंस रहे, तो वो समझ रहे हो, कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, वो अपने केबिन के बाहर लिखा देते हैं कृपया जूता चप्पल बाहर उतार के आए, उनको ये डर रहता है, नहीं समझ रहे हो, कि पता नहीं कब पेशेंट शुरू हो जाए, तो इसीलिए वो क्या लिखवाते हैं, कृपया जूता चप्पल बाहर, जब जूता चप्पल हो गई नहीं तो काहे से मारेगा, नहीं समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं शर्माया जाता है कि नहीं। यहां रश्मि के बाद मैम नहीं बोल दियो तो पापा मम्मी आई लव यू नहीं बोलते हो क्या, तो रश्मि मैम आई लव यू बोल दियो तो कौन खतरनाक बात हो गई है। चलो अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई, याद हो गया। अब सुनिएगा, अब जरा ध्यान से देखो, अब एक काम करो, अच्छा देखो सारे बच्चे इतना ऐसे गोले बंद करें विजिबल स्पेक्ट्रम को, है ना, और यहां लिखो VIBGYOR बिग ब्योर। ये विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, VIBGYOR, ठीक है, इसको ऐसा सजा लेना, VIBGYOR, ये इतना स्पेक्ट्रम अपना क्या है, इसी को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। वी गायब है क्या, ये लो VIBGYOR, है ना। अच्छा V का मतलब यहां क्या है, वायलेट, I का मतलब इंडिगो, अच्छा B का मतलब, हाँ, G का मतलब, Y का मतलब, हाँ, O का मतलब, R का मतलब रेड, क्लियर है। हाँ, तो अपना अच्छा देखो, विजिबल स्पेक्ट्रम उसको बोलते हो जो आप देख सको, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन होता है, जो अपनी आंखों से देख सको। क्या हम आप रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड देख पाते हैं, चमगादड़ इसको देख लेगा, हम देख लेते हैं क्या, नहीं तो हम भी वही उसी बिरादरी हो जाएंगे, नहीं समझ रहे हो। तो हम लोग बस इनमें से कुछ नहीं देख पाते, बस इतना देख पाते, विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज VI। अच्छा ये कलर नहीं, अच्छा ये इंडिगो मीन्स क्या होता है, कौन सा कलर, जामुनी कलर, यू नो जामुन, यस, जामुन नहीं जानते हो, हाँ तो फिर चलो ये कहानी सबको समझ आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी
खाली फ्रीक्वेंसी लिखना, बार ना लगाओ। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, यही सवाल पूछता है कि बताओ किसका लेमडा ज्यादा है और किसका कम है। क्लियर है? लेमडा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। और बस इतने में देखो, इतने में, बस इतने की मैं बात कर रहा हूं, इतने की। तो जब इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा? लेमडा इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये बस इतने के लिए लिखा हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, कि पता लगे पूरे में चिपका दिए, है ना। 5 के बाद हमको ईएम स्पेक्ट्रम याद हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ, यहां इधर से इधर हम जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो लेमडा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अच्छा बताओ, V से जब हम R की तरफ आएंगे विग वेवर में, तो यहां से यहां आने पे लेमडा इंक्रीजेस, बस इतने की मैं बात कर रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए सिग्नल कौन से कलर के बनाए जाते हैं? रेड। अच्छा, रेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनका लेमडा बहुत ज्यादा होता है और स्कैटरिंग बहुत कम होती है। स्कैटरिंग क्या होती है? कम। क्लियर है? ये देखो, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा की पावर 4, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा की पावर 4, जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा। स्कैटरिंग का मतलब बिखराव। लाल कलर आपको दूर से दिख जाएगा और कलर आपको धुंधला दिखेगा या फटा फटा सा दिखेगा। ये फटा फटा सा दिखना स्कैटरिंग है। क्लियर है? और यदि आपको पूरा कलर एकदम बढ़िया सा दिख रहा है, दैट इज नॉट, ये स्कैटरिंग इसकी क्या है? नहीं है या बिल्कुल कम है। समझ में आ गया? तो स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लेमडा की पावर 4। ये फिजिक्स में पढ़ोगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अब एक बार जितना आज पढ़ाया गया सब निपटा लो। आज जितना पढ़ाए हैं वो सब पढ़ लो। और भैया ये क्या है? आईपी लिखा है, समझ गए हो ना? कि आईएमपी ही लिखे तभी समझोगे। नहीं, आज जितना हमने आज पढ़ाया है पूरा हमें सुनाओ एक बार। मतलब जो पढ़ लो यहां, जो पढ़ लो यहां वो यहीं खत्म कर लो, है ना। बस ये समझना है। पता लगे यहां पढ़ने के बाद घर में भी पढ़ रहे हैं तब तो फिर बड़ा मुश्किल का कहानी है भाई, है ना। यहां जो पढ़ लो उसका काम खत्म, यही पढ़ डालो एक बार। जितना आज पढ़ा है वो तो पढ़ ही लो। अब उसके बाद है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। चलो एक बार जितना हमने पढ़ा है वो पढ़ा बता दो हमें, और अगली क्लास में आपकी कौन सी थ्योरी शुरू हो जाएगी? प्लैंक, है ना। और वहीं से फिर सवाल लगाना शुरू। अब आप बढ़िया सवाल लगाने लायक हो गए हो, अब इतना पढ़ लियो, अब आप सवाल लगाने लायक बढ़िया हो गए हो, है ना। और अब हम लोग लगाएंगे सवाल। ये देखो तुम्हारी बुकलेट है, यही तुमको अगली क्लास में मिलेगी। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट है, ये अगली क्लास में तुमको मिलेगी। तो बताओ इतना सबको क्लियर हो गया? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको तैयार हो गया, है ना बेटा। चलो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है।